नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? मैं जितेंद्र सोनी स्वागत करता हूं आपका खान ग्लोबल स्टडीज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बड़े ही आनंद के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं एक बार मुझे बताएंगे। और साथ के साथ बस एक छोटा सा कष्ट करना, एक बार बता देना क्या मैं प्रॉपर तरीके से आपको सुनाई दे रहा हूँ, क्या आप मुझे प्रॉपर तरीके से देख पा रहे हैं। बस अगर इतनी सी जानकारी अगर आप दे पाएंगे बहुत अच्छी बात रहेगी। हाँ जी कंप्यूटर जी, कमेंट वगैरह जरा लगा दीजिएगा। कैसे हैं आप? हाँ तो हाँ जी, हेलो सर। देखिए देखिए देखिए, पहले कुछ मेरी बातों को सुन लीजिएगा। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इन सभी का जमाना जा चुका है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अब अंग्रेज भारत में नहीं है। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग चलो ठीक है आप कर सकते हो, आपका स्वागत भी है, लेकिन मैं आपको पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान कर रहा हूं कि आप जिस भी धर्म को मानते हो, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, कोई गुरु नानक देव जी को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, कोई महावीर जैन जी को मानता है, कोई कोई गुरु गोविंद सिंह जी को मानता है, आपको पूर्णतः स्वतंत्रता है उन नामों का प्रयोग करने की। हिंदी वाली क्लास में पूर्णतः कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं। जैसे हमारी प्रत्येक क्लास की शुरुआत होगी राधे राधे के साथ। पूर्णतः स्वतंत्रता प्रदान कर रहा हूं, जिस भी धर्म को मानते हो उसके साथ क्लासेस आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, तो कैसे हैं आप और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आज करते हैं श्री गणेश अपनी इस क्लास का। सबसे पहले आपको मेरे बारे में कुछ जानना है और मुझे आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना है, क्योंकि जब तक मैं आपको जानूंगा नहीं, आप मुझे नहीं जानेंगे, तब तक आपकी और हमारी जो कहानी है ना बहुत लंबी चलने वाली है। बहुत लंबी यानी संपूर्ण हिंदी हम पढ़ेंगे। और मेरा वादा है आपसे कि हिंदी में आपको एक भी प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसके बारे में आप ये कहें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, या फिर इसके बारे में तो थोड़ी बहुत भी जानकारी हमें नहीं है। इस चीज की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना। चलिए, हाँ तो देखो, स्मार्ट बीना जी हमारे साथ है, सोनू जी हमारे साथ है, ताजमल जी हमारे साथ, तेजमल जी हमारे साथ है, प्रवीण जी हमारे साथ है, श्याम सैनी जी हमारे साथ है, अनीता जी हमारे साथ है। आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन है। देखिएगा, हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। सबसे पहले मैं मेरे नाम से शुरुआत करता हूं, फिर मैं आपके ऊपर आऊंगा। मेरा नाम जितेंद्र सोनी है। मेरा जो जन्म स्थान है वो है वृंदावन। वृंदावन यानी मथुरा जिले के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा उसको कह सकते हो, एक छोटा सा गांव आप कह सकते हो, वृंदावन है। शायद आपने नाम कभी ना कभी सुना होगा। वो मेरा जन्म स्थान है। तो मेरी भाषा में ना आप थोड़ी बहुत ब्रज भाषा की झलक पाओगे, तो थोड़ा बहुत काम चला लेना, ठीक है। हाँ जी, करें शुरू। सर मारवाड़ से प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मुझे ना आपके बारे में थोड़ा बहुत जानना है कि आप किस किस जिले से बिलोंग करते हैं, या फिर आप कहाँ कहाँ से हैं। थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएंगे नाम के साथ, ताकि कुछ नाम मुझको याद हो पाए जिनसे हमारा परिचय हो पाए। जैसे राकेश जी कह रहे हैं जी हाँ, अंकिता जी कह रही हैं हाँ सुना है सर। सुना है ना, बहुत अच्छी बात है। सर मैं चुरू से हूँ। वाह, बहुत अच्छी जगह है, मैं आया भी हूँ चुरू, और शायद अगले महीने फिर भी आना हो, ठीक है ना। चलिए, अंजलि जी कह रही हैं सर मेवाड़ से। अच्छी बात है। सर मैं पाली से हूँ। पाली से हूँ, बहुत अच्छी बात है। चलिए, सर मैं झालावाड़ से हूँ। वाह जी वाह। जोधपुर पिपाड़ से हूँ सर जी। जोधपुर पिपाड़ से हूँ भाई। जोधपुर तो हमारा बहुत ही आना जाना होता है, ठीक है। हाँ, और कोई? सर भटनेर से हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं सर कोटा से हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सर मैं कोटा से हूँ। अलवर से हमारे साथ हैं। नागपुर से, नागौर से हमारे साथ हैं। अलवर से हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे देखिए, अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है हिंदी। हिंदी, अच्छा, कई बार हमने ऐसा देखा होगा कि हिंदी को इस तरीके से भी लिखा जाता है। इनमें से कौन सी वाली हिंदी सही है? ए वाली सही है कि बी वाली सही है? किस हिंदी को आप सही ठहराओगे? क्या ये वाली हिंदी सही लिखी है, या फिर ये वाली हिंदी सही लिखी है? ए और बी, चयन करो, जरा बताने का प्रयास करो। कई लोग कहेंगे कि सर ये वाली ठीक है, कई लोग कहेंगे कि ये वाली ठीक है, और बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर दोनों ही सही है। कुछ लोग कहेंगे ये भी ठीक है वो भी ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि सर दोनों ही ठीक है। जरा ध्यान देना। जैसे मैंने एक शब्द लिखा जी आपके सामने, गंगा। क्या लिखा? गंगा। कुछ लोग गंगा को इस तरीके से लिख देते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। मैंने एक शब्द लिखा गंदा, कुछ लोग गंदा को इस तरीके से लिख देते हैं। मैंने एक शब्द लिखा गंभीर, गंभीर को कुछ लोग इस तरीके से लिख देते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। ये ऐसा क्यों हो रहा है?
यहां पर अंकी बिंदी जो है इसे अनुस्वार पढ़ते हैं, जब वर्णमाला पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे इसके बारे में ये है क्या। अभी के लिए अनुस्वार पढ़ देना इसको, या फिर बिंदी पढ़ देना, बस कोई दिक्कत नहीं है। ये जो अनुस्वार है ना, ये सर यहाँ पर नाम में परिवर्तित हो गया। ये जो अनुस्वार है सर यहाँ पर भा में आ गया। अगर मैं लिखता हूं अंत, क्या लिखता हूं अंत, सर यहाँ पर अनुस्वार फिर नाम में परिवर्तित हो गया। ऐसा हो क्यों रहा है? कहीं पर सर ना में आ रहा है, कहीं पर मा में आ रहा है, कहीं पर अंगा में आ रहा है। ये जो है ना ये अंगा है। अगर मैंने लिखा क, ख, ग, घ, अंगा, इसे कहते हैं अंगा। इसका जो उच्चारण है ना ये इस तरीके से होता है, अंगा की तरह। किसकी तरह? अंगा की तरह। लेकिन सबसे रोचक बात क्या है, ना तो इसमें आ आता है ना ही गा आता है। आ और गा के जो बीच की ध्वनि है वो ये है। इसको स्वतंत्र तरीके से नहीं बोल सकते, इसलिए आ और गा की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए हमने इसको अंगा कहा। क्या कहा? अंगा। आ और गा के बीच की ध्वनि वो ये वाली है। तो सर कहीं पर तो ये अंगा में आ गया, कहीं पर ना में आ गया, कहीं पर मा में आ गया। क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारी हिंदी का। अभी के लिए केवल इस शब्द के बारे में जान रहे हैं। अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको पढ़ाऊंगा तो वास्तव में कल से, लेकिन पहले सिलेबस के बारे में जानकारी देनी है और हिंदी के बारे में जानकारी देनी है कि ये हिंदी आई कहां से है, भारत में कहां से आ गई हिंदी, क्यों बोलते हैं हम हिंदी, हिंदी की माता क्या है, संस्कृत से किस किस आधार पर परिवर्तन हुए, इसके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, केवल इस शब्द के बारे में। जैसे देखिए यहां पर अगर मैंने देखा, आपको केवल एक चयन करना है कि इसके बाद वाला वर्ण क्या है। इसके बाद वाला वर्ण है गा, और गा का जो अंतिम वर्ण होगा ना, अनुस्वार उसमें टूटता है, यानी अनुस्वार का उच्चारण उसमें होता है, इसलिए मैंने इसको अंगा कहा। गा के बाद है दा। हमें पता है सर त, थ, द, ध, न, तो ये सर ये रहा दा, अनुस्वार के बाद दा है। तो सर ये जो अंकी बिंदी होगी इसका उच्चारण ना में होगा। किसमें होगा? ना में, इसलिए मैंने यहां पर तोड़ा इसको ना में। इसके बाद है भा, तो सर मुझे पता है प, फ, ब, भ, म, तो ये जो अंकी बिंदी होगी ना ये मा में उच्चारित होगी। किसमें होगी? क्योंकि इसके बाद सर भा है, इसका अंतिम क्या हो जाएगा? मा हो जाएगा, इसमें आ गई। अब देखो इसके बाद क्या है? ता, ता सर ये रहा, ता का अंतिम क्या है? ता का अंतिम है ना, तो ये जो अंकी बिंदी होगी ये ना में उच्चारित होगी। हमेशा याद रखना हिंदी ये भी सही है, हिंदी के बाद वाला वर्ण क्या है? द, और द का अंतिम वाला वर्ण कौन सा है? न, इसलिए मैं हिंदी को ऐसे भी लिख सकता हूं। दोनों ही हिंदी सही है, चाहे वो ए में लिखी हो चाहे वो बी में लिखी हो, कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल समान है। लेकिन फिर भी कोई जोड़ देकर कहे ना कि कौन सा सही है, कि नहीं, हम नहीं मानने वाले। हमको तो बताओ जी ए और बी में से चयन करना ही करना है कि कौन सी सही है। हालांकि दोनों सही है, कोई भी गलती नहीं है दोनों में। एक कॉन्सेप्ट है ये अपना, जो कि हम संधि में भी पढ़ेंगे और वर्णमाला में भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी कोई कहे ना कि दोनों में से एक का चयन करो, कि दोनों में से एक कौन सा सही होगा, दोनों में से एक कौन सा सही होगा, तब प्रायोरिटी पर रखते हैं हमेशा उस वर्ण को जो कि संस्कृत के आधार पर सही है, जो कि संस्कृत में सही है, संस्कृत के आधार पर ये बिल्कुल सही है। कोशिश करना कि जब भी हिंदी लिखो, या फिर जब भी गंगा लिखो, या फिर जब भी गंदा लिखो, गंभीर लिखो, अंत लिखो, इस तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। किस तरीके से? इस तरीके से। ये भी सही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन इस तरीके से भी अगर आप लिखोगे ना तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, यानी आपको शायद शब्द की सटीक जानकारी नहीं है। गलत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, गलत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी पर हम इसे रखेंगे। जब कभी भी अंकी बिंदी या फिर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे ना, कहीं पर भी लिखते समय इसका प्रयोग करिएगा, इसका नहीं। गंदा लिखना है ये भी सही है, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे। गंभीर लिखना है ये भी सही है, लेकिन लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। हाँ, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। प्रायोरिटी पर हमेशा संस्कृत वाला वर्ण रहता है। अब बात करते हैं कि सर अपनी हिंदी की, और हिंदी के साथ साथ फिर बात करेंगे हमारे सिलेबस की। पहले इस शब्द को जान लेते हैं कि हिंदी पढ़ क्यों रहे हैं, और जैसे ही उस शब्द के बारे में पता चला, फिर उस शब्द के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं हमें सीईटी के अंतर्गत जो हमें पढ़ने हैं, उन सभी के बारे में चर्चा कर लेंगे। एक मैप जरा देखने का प्रयास करना। ये मैप है जी हमारा, ये अपना प्यारा सा देश है, ये अपना कितना शानदार देश है, अपना प्यारा भारत है। अगर मैं कहता हूं कि भारत देश में ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने माना है कि उन राज्यों के जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे। कितने राज्य हो सकते हैं ऐसे कि उन राज्यों के जितने भी सरकारी कामकाज होंगे, चाहे कोई पत्र भेजना हो, चाहे कोई भी काम करने हो संसद की, चाहे विधान सभा की जो कार्रवाई है वो होनी हो, वो किस भाषा में तय होगी। कितने राज्य हैं जिन्होंने माना है कि हिंदी ही होगी,
जैसे अगर मैं कहूं, एक तो हमारा राजस्थान है, राजस्थान राज्य की आधिकारिक राजभाषा क्या है? हिंदी है, राजस्थानी नहीं है। देखिए, राजस्थानी भाषा भी नहीं है। राजस्थानी के बारे में अगर आप कहो ना कि राजस्थानी भाषा है, तो सर राजस्थानी जो है हमारी, राजस्थानी सर भाषा भी नहीं है। राजस्थानी भाषा भी नहीं है। क्यों नहीं है भाषा? ध्यान दो जरा। अगर मैं कहता हूं कि राजस्थानी भाषा क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा की भाषा बनने की दो शर्तें होती हैं। एक तो उसमें साहित्य लिखा गया हो। क्या लिखा गया हो? साहित्य लिखा गया हो। राजस्थानी में साहित्य तो भर भर के मिलता है हमें, मीराबाई के पद मिलते हैं और भी कई सारे कवि हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। साहित्य तो भर भर के मिलता है। और एक सर उसकी अपनी कोई लिपि हो। लिपि यानी लिखने का तरीका कोई हो, कोई लिखने का तरीका हो। जैसे हिंदी को लिखने का तरीका क्या है? हिंदी को लिखने का तरीका है सर देवनागरी। हिंदी को लिखने का तरीका है देवनागरी। राजस्थानी को लिखने का तरीका नहीं है। राजस्थानी को भी हम देवनागरी में लिखते हैं, इसलिए राजस्थानी भाषा नहीं है। तो राजस्थान की आधिकारिक राजभाषा हिंदी है। ठीक है। ये जो लिपि है ना हमारी हिंदी में, इस लिपि का नाम है वर्तनी। क्या नाम है? वर्तनी। और इसी वर्तनी को उर्दू में कहते हैं हिज्जे। क्या कहते हैं? हिज्जे। सवाल आते हैं कि वर्तनी को हिंदी में किस नाम से जानते हैं, या फिर वर्तनी को उर्दू में किस नाम से जानते हैं? संस्कृत वाला नाम है लिपि, हिंदी में उसी को वर्तनी कहते हैं, उर्दू में उसको हिज्जे कह दिया जाता है। बात वही है। एक और कुछ लोग व्याकरण तर्क दे देते हैं कि जिस किसी भी भाषा का अपना व्याकरण है, जिस किसी भी भाषा का अपना व्याकरण है उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। राजस्थानी का अपना कोई व्याकरण नहीं है। राजस्थानी का अपना कोई व्याकरण नहीं है, अपना खुद का कोई व्याकरण हो नहीं है। राजस्थानी भाषा नहीं है, लिपि है जो कि हिंदी के अंतर्गत आती है, हम पढ़ेंगे। अब जरा देखिएगा, मैंने कहा कि खुद राजस्थान ने माना है कि उसकी राजभाषा क्या होगी? हिंदी। राजस्थान के बगल वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसके भी जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, मध्य प्रदेश ने माना है कि उसके जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे। मध्य प्रदेश के साथ साथ सर देखो, उत्तर प्रदेश से थोड़ा ऊपर चलो, यहां पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने माना है, हिमाचल प्रदेश ने माना है, हरियाणा ने माना है। हरियाणा के साथ साथ सर और कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ ने माना है कि उसके जितने भी सरकारी कामकाज होंगे हिंदी में होंगे। झारखंड ने माना है, बिहार ने माना है। राज्य कितने हो गए? सवाल आता है, हिंदी को आधिकारिक रूप से स्वीकार करने वाले राज्य कितने हैं? हिंदी को, यानी उन राज्यों के जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे, 9 राज्य हैं। कितने हैं? 9 राज्य। एक केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। इधर एक केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली। नई दिल्ली 9 के साथ जब 1 का योग करोगे तो मुझसे अच्छी मैथ आपकी होगी। 10 राज्य। कितने राज्य हैं? यानी इन राज्यों के जितने भी सरकारी कामकाज होंगे वो हिंदी में होंगे। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि गुजरात वाले लोग हिंदी नहीं जानते, जानते हैं, लेकिन इस सरकार के सरकारी कामकाज हिंदी में नहीं होते, गुजराती में होते हैं। मैं नहीं कहता कि यहां पर जो केरल राज्य है इसके लोग हिंदी नहीं जानते होंगे, जानते होंगे, लेकिन इसकी आधिकारिक राजभाषा मलयालम है, हिंदी नहीं है। सरकारी कामकाज इसके मलयालम में होते हैं। कुछ अनुच्छेद हैं उनके द्वारा हर एक राज्य अपनी विधानसभा या फिर जितने भी उसके सरकारी कामकाज है वो अपनी क्षेत्रीय भाषा या फिर 22 भाषाओं में से एक में कर सकता है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जब हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे। अभी के लिए समझना, इसी क्षेत्र को कहते हैं हिंदी बेल्ट। क्या कहते हैं? यही हिंदी बेल्ट है, यही हिंदी बेल्ट है। ठीक है, यही हिंदी बेल्ट है। अब जरा ध्यान देना, मैंने कहा क्या राजस्थान वाला विद्यार्थी मध्य प्रदेश वाले विद्यार्थी की तरह हिंदी बोलेगा? क्या कोई राजस्थान वाला विद्यार्थी है वो मध्य प्रदेश वाले की तरह हिंदी नहीं बोल सकता? थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होगा। या राजस्थान वाला विद्यार्थी अगर बिहार वाले से अगर तुलना करें तो क्या हिंदी सेम होगी उसकी, या समान हिंदी प्रयोग करेंगे बोलने में? थोड़ा बहुत एक्टिव रहा करो, यस नो में कुछ तो जवाब दिया करो। ठीक है, हाँ। क्या होगा? नहीं होगा ना, हो ही नहीं सकता सर। क्षेत्रीय आधार पर परिवर्तन होते हैं, यानी मैं कह सकता हूं राजस्थान वाला हिंदी को अलग बोलेगा, मध्य प्रदेश वाला अलग बोलेगा, उत्तर प्रदेश वाला अलग बोलेगा, हिमाचल प्रदेश वाला अलग बोलेगा, हरियाणा वाला हिंदी को अलग बोलेगा। इस तरीके से हिंदी को कितने तरीकों से बोला जा सकता है? इस तरीके से हिंदी को 18 तरीकों से बोल सकते हैं। कितने तरीकों से? 18 तरीकों से। हिंदी को बोलने के तरीके कितने हैं? 18। यही हिंदी की बोलियां हैं। हिंदी की बोलियां कितनी हैं? 18।
हिंदी को 18 तरीकों से बोल सकते हैं। पूरे भारत में हिंदी को कितने तरीकों से बोला जा सकता है? 18 तरीकों से। कितने तरीकों से? 18 तरीकों से। इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है। कुछ लोग मानते हैं कि 19 होता है, वो क्यों होता है, उसका कारण क्या है, इस आधार पर हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल। मैंने कहा कि सर अगर मैं इसकी बात करूं ना कि आपने 18 तरीकों से तो कह दिया कि भारत में हिंदी को बोलते हैं, यानी कुछ हरियाणवी बोलेंगे, कुछ भोजपुरी बोलेंगे, ये सभी हिंदी है, कुछ राजस्थानी में मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी प्रयोग करेंगे, ये 18 तरीके हैं। लेकिन इनमें भी ना कुछ कुछ समानता है। जैसे मेरा जन्म हुआ है वृंदावन में, वृंदावन के आसपास लड़के के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, छोरा। क्या कहते हैं लड़के को? लड़के को कहते हैं अरे छोरा, और लड़की को कहते हैं छोरी। छोरी। आपके यहां पर लड़के को किस नाम से जानते हैं? कहीं पर मोड़ा कहते हैं। जैसे अगर आप बुंदेलखंड या फिर हल्का सा आगरा की तरफ जाओगे तो लड़की के लिए मोड़ा शब्द का प्रयोग होता है। थोड़ा सा बिहार की तरफ जाओगे तो यहाँ पर लड़के को बबुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? बबुआ। राजस्थान में क्या कहते हैं? आपके जिले में क्या कहते हैं लड़के को? और अगर आप दिल्ली वाले क्षेत्र में आओगे तो लड़के को लड़का ही कहते हैं, छोरा कहते हैं ना आपके यहाँ भी, या फिर क्या कहते हैं आपके यहाँ? छोरा कहते हैं। अब देखो जरा, छोरा जो है ना वास्तव में ब्रज भाषा का शब्द है, मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में बोला जाता है। इसके आधार पर मैंने देखा कि यहाँ पर जो क्षेत्र, इस वाले क्षेत्र में जो बोला जाएगा वो इस वाले क्षेत्र में भी उच्चारित होगा, यानी राजस्थान वाले में भी बोला जाएगा, कुछ कुछ मध्य प्रदेश वाले में भी उच्चारित होगा, कुछ कुछ यहाँ भी होगा। यानी कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं बोलियों में ये जो 18 तरीके हैं ना, इनमें कुछ कुछ समानताएं हैं। इस समानता के आधार पर हिंदी को बांट दिया गया 5 उपभाषा में। कितनी उपभाषा में बांट दिया गया हिंदी को? अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, मैं पहले कह रहा हूं आपसे, अभी मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, अभी केवल हिंदी शब्द का इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी शब्द है क्या। पढ़ेंगे तो कल से। अभी के लिए नोटबुक को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, ठीक है ना। केवल सुनो कि ये हिंदी कहां से आ गई भारत में, कौन लाया हिंदी को, कैसे आई हिंदी। ठीक है। अच्छा देखिएगा जरा, 5 उपभाषाओं में हिंदी को बांट दिया। पहली उपभाषा बनी जिसका नाम है पश्चिमी हिंदी। क्या बनी? पश्चिमी हिंदी। दूसरी उपभाषा बनी जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। तीसरी बनी राजस्थानी हिंदी। चौथी बनी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। और 5वीं बनी पहाड़ी हिंदी। यानी सर ये 5 उपभाषाएं बना दी गई। 5 उपभाषाएं। इनमें किस आधार पर? कहीं कहीं शब्द समान थे, उस आधार पर 5 उपभाषाएं बना दी गई। इन सभी को पढ़ना। इन पांच उपभाषाओं में हिंदी को 18 तरीकों से बोला जाता है। यानी यहां पर सर 5 तरीके से हिंदी को बोलते हैं। पूर्वी हिंदी में 3 तरीके से बोलते हैं। राजस्थान में 4 तरीके से हिंदी बोली जाती है। बिहारी हिंदी में 3 तरीके से बोलेंगे। पहाड़ी हिंदी में भी 3 तरीके से बोलेंगे। कुल मिलाकर 18 तरीके से हिंदी बोली जा सकती है पूरे भारत में। 18 तरीके से। हालांकि और क्षेत्रीय आधार पर इसके और विघटन है, कदम कदम पर भाषा परिवर्तित होती है, लेकिन मान्यता प्राप्त 18 है। कुछ लोग 19 मानते हैं। लेकिन सर दिक्कत ये है कि ये हिंदी आई कहां से भारत में? कौन लाया हिंदी को भारत में? कहां से बनकर आ गई? क्या चलकर आई थी क्या, या फिर दौड़कर आई थी? कैसे आई थी हिंदी? तो जरा समझने का प्रयास करिएगा। ये मैप देखने की कोशिश करते हैं हम, इसको समझने की कोशिश करते हैं, तब सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अपना भारत है यहाँ पर है सर भिखमंगा पाकिस्तान, कटोरे वाला पाकिस्तान, ये रहा। इस पाकिस्तान के पास कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के पास कौन है? ईरान। क्या है? ईरान। ईरान में इस वाली जगह को, ये जो जगह है ना, ये इस जगह, अच्छा क्या आप ये सभी के सभी देश देख पा रहे हो? ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये ईरान है। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? देख पा रहे हो ना? यस सर, नो सर। कविता जी देख पा रही हो आप? आराध्या जी देख पा रहे हो? सिल्वी जी दिख रहा है क्या? दिख रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात। अब जरा देखिए, यहां पर एक प्रजाति निवास किया करती थी, उस प्रजाति का नाम है आर्य। कई बार नाम सुना होगा हिस्ट्री में, बलवीर सर के द्वारा भी आप सुनेंगे। बलवीर सर आपकी इतनी तारीफ कर रहे थे कि सर आपको आनंद आएगा राजस्थान वाले विद्यार्थियों से बात करते समय।
बहुत तारीफ करी है सर ने आपकी, पता है, बहुत ही ज्यादा तारीफ करी है आपकी कि सर राजस्थान वाले विद्यार्थी जो हैं बड़े ही शालीन हैं। मैंने कहा अगर शालीन है तब तो आनंद आएगा पढ़ाने में। मेरा वादा है आपसे, आपकी परीक्षा में आपको एक भी सवाल पढ़ाए हुए से बाहर नहीं दिखाई देगा, या फिर कोई भी आपकी परीक्षा हो जहां पर हिंदी आती है वहां पर वादा है मेरा, इस शब्द को या किसी भी शब्द को पढ़कर आप ये नहीं कह पाओगे कि सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। बस थोड़ी सी शांति के साथ पढ़ते रहना, आनंद के साथ पढ़ते रहना। बस क्लास में 3 चीजों के बारे में से बोलने से बचना। पहली चीज क्या है, देखिए पढ़ने का तरीका पता है ना आपको। पहला तरीका, पहले इसी पर बात कर लेते हैं। क्लास में जो भी बता दिया जाए उसको सत्य मानना। क्या मानना? उसको सत्य मानना, यानी थोड़ा बहुत भरोसा करना हमारे ऊपर, उसको सत्य मानना। जो बोर्ड पर लिख दिया जाए वही सत्य है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत भरोसा करना। मुझे पता है कि आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी, बहुत सारी बुक्स होंगी, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार मिस प्रिंटिंग के चलते, कई बार अलग अलग राज्यों के आयोग के चलते, कि किसी राज्य के द्वारा किसी सवाल का उत्तर कुछ है, किसी राज्य के द्वारा किसी सवाल का उत्तर कुछ है, भिन्नताएं बनी रहती हैं। कोई राज्य कुछ मानता है, कोई राज्य कुछ मानता है। आपको वो पढ़ाया जाएगा जो आपका राज्य ठीक मानता है। तो जो बोर्ड पर लिख दिया जाए उसे सत्य मानना, भरोसा करना। दूसरी चीज है सर, जागृति के साथ क्लास में बैठना है, चेतना के साथ बैठना है। चेतना यानी जड़ बुद्धि के साथ क्लास में नहीं आना है कि हम नहीं सीख सकते। आप ही सीखोगे और आपको ही सीखना पड़ेगा। जड़ बुद्धि है मत आना क्लास में कि सर हमारे बस की बात तो नहीं है, हम नहीं सीख पाएंगे। बिल्कुल सीख पाओगे। जहां पर भी दिक्कत है तुरंत बीच में हाथ खड़ा करना, बीच में टोक देना कि सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताने का प्रयास करें। एक नहीं 5 बार बताया जाएगा, लेकिन शांति के साथ। तीसरा सर, आनंद के साथ क्लास चलेगी। आनंद मतलब रोचकता के साथ पढ़ेंगे। जैसे देखिए कुछ लोग आनंद और सुख को एक मान लेते हैं कि सुख और आनंद एक ही चीज है, बिल्कुल अलग अलग है। मुझे प्यास लगी है, मैंने पानी पिया, मेरी प्यास शांत हो गई, ये मुझे सुख मिला। प्यास शांत हो गई, मुझे सुख मिला, मैंने पानी पी लिया। लेकिन पानी पीने के बाद मेरी प्यास और जागृत हो जाए और बढ़ जाए कि नहीं अब तो और भी पानी चाहिए, ये आनंद है। वादा है मेरा, क्लास आनंद के साथ चलेगी। सबसे जरूरी बात, चीजें लंबे समय तक याद कैसे रहती हैं। छोटा सा साइंस है, समझना। दिमाग की शक्ति समझनी है कि दिमाग किस तरीके से कार्य करता है। जो भी टॉपिक पढ़ा दिया जाए ना, उसका रिवीजन इंपोर्टेंट होता है। तो आज कोई टॉपिक पढ़ा, हम में से 90% विद्यार्थी कल ही उसको लेकर बैठ जाते हैं कि चलो इसका रिवीजन कर लें। कल नहीं तो परसों लेकर बैठ जाते हैं कि चलिए सर एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे गलत तरीका, नहीं करना होता कल और परसों रिवीजन। यही गलती कर बैठते हैं और फिर कहते हैं कि सर आगे आगे का पढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे का सब कुछ भूल गए। गलत तरीका। आज कोई टॉपिक पढ़ा है ना, जैसे आज मैंने अपना नाम आपको बताया कि मेरा नाम जितेंद्र सोनी है, तो क्या आप कल इसको भूल जाओगे? हो सकता है थोड़ा बहुत भूल जाओ, लेकिन पूरा नाम नहीं भूल सकते। हाँ भाई सर ने कुछ तो बताया था, सोनी था, अब पता नहीं कौन सा सोनी था, ठीक है ना। उसका रिवीजन करना होता है 7वें दिन, 14वें दिन और 21वें दिन। यकीन मानना, हवा में बातें नहीं कर रहा, साइंटिफिकली प्रूव है कि दिमाग किस तरीके से कार्य करता है। 1-2 दिन में, जैसे आज हमने हिंदी भाषा का इतिहास पढ़ा, कल उसको पूरा नहीं भूल सकते आप, थोड़ा बहुत भूल जाओगे। परसों पूरा नहीं भूल पाओगे, थोड़ा बहुत भूल जाओगे। लगभग 70% विद्यार्थी भूल जाता है 7वें दिन। तो 7वें दिन अगर आप उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे, सरसरी निगाहों से देख लोगे, लंबे समय तक चीजें दिमाग में चलेंगी। फिर उसके बाद 14वें दिन, 21वें दिन अगर समय मिलता है तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, लंबे समय तक चीजें चलती हैं, ठीक है। आज कोई टॉपिक पढ़ा, कल लेकर नहीं बैठना, परसों लेकर नहीं बैठना, 7वें दिन के बाद उसको लेकर बैठिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब इस पर बात करते हैं। देखिए यहां पर इसको समझने का प्रयास करिएगा। इस वाले क्षेत्र का नाम है ब्राइदेस्तान, यहां लिख देते हैं ब्राइदेस्तान। इस ब्राइदेस्तान नामक जगह पर नहीं, यानी देखो ब्राइदेस्तान कहां है, ईरान में ही इस वाली जगह को कह देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ईरान का ही पुराना नाम ब्राइदेस्तान है। बिल्कुल सही है, सही कह देना सभी को, ठीक है। यहां पर एक प्रजाति निवास किया करती थी, उस प्रजाति का नाम था आर्य। यहां पर रहा करते थे आर्य। कहां रहते थे? यहां। अब इस वाली जगह में क्या हुआ, भूकंप आने लगे, प्रलय आने लगी, यानी प्राकृतिक आपदाएं यहां पर बहुत ज्यादा आने लगी। अगर एक स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत ज्यादा आने लगती हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अब इस स्थान को छोड़ने में ही भलाई है, छोड़कर चलो जी यहां से कहीं और। इन्होंने भी वही किया। इनका मुख्य कार्य था पशुपालन,
और इन्हें बड़ा घमंड था अपने आप पर। क्यों? ये कहा करते थे हमारे पास ऐसी भाषा है जिसमें देवता बात किया करते हैं, यानी हमारे पास संस्कृत है जिसमें देवता बात करते हैं, संस्कृत इनकी भाषा थी। ठीक है, इस स्थान को छोड़ने का निश्चय इन्होंने किया। इनको कहीं से पता चला आगे कोई ऐसी जमीन है जहां पर बहुत ज्यादा हरियाली है, हमारे पशु पक्षी आराम से चर पाएंगे। इन्होंने कबीला लिया और यहां से चलने लगे। इस जगह आने के बाद इनका कबीला दो भागों में टूटा, जो कि इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले वाले का नामकरण किया, पहले वाले का नामकरण हुआ केतुम, पहले वाले कबीले का नामकरण क्या हुआ? केतुम। और दूसरे वाले कबीले का नाम हुआ सतम। सतम। केतुम वाला कबीला पहुंचता है यूरोप की तरफ। कहां पहुंचता है? यूरोप। और यूरोप में जितनी भी भाषाओं का विकास हुआ वो इस कबीले ने किया, जैसे जर्मनी हो गया और भी कई सारी भाषाएं हो गई, उसका विकास इस कबीले ने किया। सेतुम वाला कबीला धीरे धीरे और आगे बढ़ा, धीरे धीरे और आगे बढ़ा। यहां पर आने के बाद ना, यहां लिख देता हूं सतम, हाँ यहां लिख देते हैं सतम। सतम वाला कबीला जैसे जैसे और आगे चलता गया तो यहां पर आने के बाद फिर इसका हिस्सा, फिर इसका कबीला तीन भागों में बटा। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा, तीन भागों में टूटा। पहले वाले कबीले ने कहा कि भाई हम आगे ऐसे ही जा रहे हैं, कोई भी जमीन नहीं है आगे हरियाली वाली, तो ये तो वापस ईरान की तरफ चला गया। दूसरा वाला कबीला पहाड़ों की तरफ जाकर बसा। कहां बसा? पहाड़ों की तरफ, जिसका नाम हुआ दरद। इसका नामकरण क्या हुआ? दरद। ये जो तीसरा कबीला है, ये जो तीसरा कबीला, ये वास्तव में भारत में प्रवेश करता है, ये वास्तव में भारत में आया। अब देखो, भारत में अगर आया तो इसका नामकरण हुआ भारतीय आर्य कबीला, भारतीय आर्य कबीला, भारतीय आर्य कबीला। अब अगर ये भारतीय आर्य कबीला भारत में आया है, अब देखो तीन चीज भारत में आई। आर्य भारत में आ गए, संस्कृत भारत में आ गई, और आर्यों का पशु गाय भारत में आ गई। तीन चीजें आ गई, तीन चीजें आ गई, आर्य, संस्कृत और गाय, तीन चीजें भारत में आ गई। अगर आर्य भारत में आए हैं ना, इसीलिए नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट को कहा जाने लगा आर्याव्रत। क्या कहा जाने लगा? आर्याव्रत। आर्याव्रत कौन सा है? यही है। अच्छा, कबीला क्या होता है? देखिए, कबीले का अर्थ होता है कि किन्हीं लोगों का बहुसंख्यक एक ग्रुप होता है। ग्रुप मतलब जैसे मानकर चलो एक ग्रुप में 100 लोग हैं, 50 हो गए इधर, 50 हो गए इधर, यानी दो कबीलों में वो ग्रुप बट गया। 50 का कबीला ये हो गया, 50 का कबीला ये हो गया। अब देखिए, ये जो कबीला था आगे चला, दो हिस्सों में टूटा, एक केतुम हुआ, एक सतम हुआ। सतम धीरे धीरे और आगे आया। यहां पर आने के बाद सर वो फिर से तीन हिस्सों में टूटा। पहला वाला वापस से ईरान चला गया, दूसरा वाला पहाड़ों की तरफ बसा, तीसरा वाला जो भारतीय आर्य कबीला है भारत में यही प्रवेश करता है। सवाल आता है संस्कृत को भारत में कौन सा कबीला लेकर आया? या तो उत्तर भारतीय आर्य कबीला होता है, भारतीय आर्य कबीला विकल्पों में ना हो तब सतम उत्तर होता है, क्योंकि ये वाला कबीला सतम ही था। ठीक है, अगर हम बात करें कि सर इस वाले हिस्से को अगर आर्य यहां आए हैं तो इसको कहा गया आर्याव्रत। नॉर्थ इंडिया को आर्याव्रत यही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है सर, इतनी पतली इंक लो सर, कृपया पतली इंक लो। पतली इंक ले लीजिए भाई, पतली इंक ले लेते हैं, परेशान मत होइएगा। ठीक है, लीजिए पतली इंक आ गई। ठीक है, अब परेशान नहीं होना है। भारतीय आर्य कबीला, अब जरा ध्यान से देखना। कुछ लोगों का मत ये है कि सर ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, पुराने समय में इस पूरे क्षेत्र को भारतवर्ष कहा जाता था। तो ये जो आर्य थे ना, ये ईरान के नहीं थे, ये भारत के ही थे, क्योंकि ये पूरा हिस्सा था भारत। लेकिन हाँ, बात सही है, तर्क सही है, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए वो वाला क्षेत्र ईरान में है और हमें ईरान ही उत्तर करना है। आर्य कहाँ थे? ईरान में थे। संस्कृत को कौन लाया? आर्य लेकर आए। ठीक है, अच्छी बात है। अगर यहां पर हम बात करें, जैसे ही आर्य यहां पर आते हैं ना, तो यहां पर पहले से भी लोग रहते होंगे, पहले से लोग रहते होंगे, उनके द्वारा भी कोई ना कोई भाषा का प्रयोग किया जाता रहा होगा, कोई ना कोई लोग तो रहते होंगे भाई यहाँ पर। उनकी भाषा कौन सी थी जो पहले रहा करते थे? इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते, इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते, उसके कोई प्रमाण नहीं मिलते। अब मैंने क्यों कहा कि आर्य जो है वो वहीं से आए थे? देखिए, ईरानियों का एक फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है जैत अवेस्था। क्या नाम है? जैत अवेस्था। इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत है। कैसी है? संस्कृत है। इसकी भाषा बिल्कुल हमारे ऋग्वेद से मिलती जुलती है।
इससे है, बिल्कुल ऋग्वेद से मिलती जुलती भाषा है, और यहां तक कि कुछ कुछ दोहे, कुछ कुछ उद्धरण भी मिलते जुलते हैं। तो हमने कहा कि ये यहीं से आए हैं पक्का। कहां से आए हैं? ईरान से ही आए हैं। अब जरा देखिएगा, अगर समय काल की बात करें हम, किसकी बात करें? समय काल की। वो समय हुआ सर जब ये आए हैं, वो समय हुआ 1500 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के 1500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, जब संस्कृत भारत आती है। और संस्कृत जिस रूप में आती है उसका नामकरण हुआ वैदिक संस्कृत। क्या नामकरण हुआ उसका? वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत रही 500 सालों तक, लगभग 1000 ईसा पूर्व तक ये रहती है। 1000 ईसा पूर्व तक। अब अगर कोई भाषा है ना, वह अपने आप को सरल करने के प्रयास में लगी रहती है। एक एग्जाम्पल करते हैं। बचपन में यानी पहले वाले समय में हम अपनी माता जी को मातृ कहा करते थे संस्कृत में। बाद में यह शब्द माता में परिवर्तित हुआ। इससे भी काम नहीं चला तो हमने मम्मी कहा जाने लगा। मम्मी से भी काम नहीं चला तो माँ कहने लगे। आजकल तो मॉम कह देते हैं। क्या कहते हैं? मॉम। यानी भाषा नियमित तौर पर सरल होती हुई चली जाती है, नियमित तौर पर समय के अनुसार। यही काम यहां पर हुआ। वैदिक संस्कृत थी, बहुत जटिल थी, तो धीरे 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 सरल होती चली गई। जो पहला इसका रूप परिवर्तित हुआ, वैदिक संस्कृत के प्रमाण मिलते हैं हमें। वैदिक संस्कृत के प्रमाण क्या है? हमारे वेद। हमारे वेद की भाषा अगर आप पढ़ोगे ना, तो वो वैदिक संस्कृत है। इसके बाद का जो परिवर्तन हुआ वो हुआ लौकिक संस्कृत में। इसमें हुआ लौकिक संस्कृत में। इसका समय काल रहा 1000 से 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व, ये इसका समय काल रहा। इंपोर्टेंट है। अच्छा, इसके प्रमाण मिलते हैं। अगर आपके घर में कभी महाभारत रखी होगी या फिर रामायण रखी होगी, उसकी भाषा जरा खोल कर पढ़ना। यही है रामायण और महाभारत। इसके साक्ष्य के तौर पर आप देख सकते हो, उनकी जो भाषा है वो लौकिक संस्कृत है। इसके बाद का परिवर्तन, अब सर इसके बाद और सरल हुई। इसके बाद सरल हुई है, अब बन गई है सर पाली। कौन सी बन गई? पाली। और पाली का जो समय मिला है ये सर 500 ईसा पूर्व से अब हम 1 ईस्वी में प्रवेश कर चुके हैं। 1 ईस्वी में। इसके प्रमाण मिलते हैं सर भगवान बुद्ध के ग्रंथ। भगवान बुद्ध के ग्रंथ कौन से हैं? पढ़े हैं ना? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक। वो इसके प्रमाण मिलते हैं पाली के। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्ब पिटक है। 500 सालों तक इसने भी राज किया। इसके बाद का जो परिवर्तन हुआ सर, वो हुआ सर हमारा प्राकत्य में। किसमें? प्राकत्य में। इसका समय रहा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी। महावीर जैन जी जो है ना, महावीर जैन जी, उनके ग्रंथ और उनके उपदेश इसके प्रमाण है। इसके बाद का जो परिवर्तन रहा, इसके बाद अब देखो भाषा धीरे 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 सरल होती चली आ रही है। इसके बाद का जो परिवर्तन हुआ वो हुआ था सर अपभ्रंश में। इसमें हुआ अपभ्रंश में। इसका समय काल माना जाता है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी। इसके बाद का जो परिवर्तन है, अब बनी है सर हिंदी। और हिंदी के पहले प्रमाण मिले थे 1000 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक को पढ़ने से लगता है कि हाँ अब हिंदी आ गई है? तो उस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद बरदाई जी के द्वारा लिखी गई है। पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो। रासो साहित्य को पढ़कर लगता है कि हाँ अब ये हिंदी है, अब ये हिंदी है। पहले प्रमाण कब मिले? 1000 ईस्वी में। संस्कृत भारत कब आई? संस्कृत भारत आई 1500 ईसा पूर्व में, आर्यों के द्वारा। कितने साल लग गए संस्कृत से हिंदी तक आने में? कितने साल लग गए? देखिए, संस्कृत के पहले प्रमाण मिलते हैं सर 1500 ईसा पूर्व में। 1500 ईसा पूर्व में। यहां तक 1 ईस्वी तक आने में समय लगा 1500 साल। 1 ईस्वी से हिंदी के प्रमाण मिलते हैं कब? 1000 ईस्वी में। 1 से सर 1000 तक आने में लगा फिर 1000 साल। लगभग 2500 वर्ष लग गए। कितने लग गए? 2500 वर्ष। छोटा मोटा समय नहीं है। संस्कृत से हिंदी बनने में 2500 साल लगे हमें। कितने लगे? 2500। यानी आपके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ऐसे 25 पीढ़ी मान लो, लगभग
अगर एक इंसान की आयु 100 वर्ष में मानो ना, हालांकि 100 वर्ष कोई जीता नहीं है, लेकिन फिर भी 25 पीढ़ी मान लो आप, 2500 साल लग गए, छोटा मोटा समय नहीं है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूं कि भाषा नियमित तौर पर परिवर्तन होती है, और वो परिवर्तन का जो समय है वो अल्प नहीं होता, दीर्घ समय होता है, समय लगता है भाषा परिवर्तन करते समय। एक कोचिंग है, जैसे आपकी जो क्लासेस है ना वो नोएडा से चलती हैं, दिल्ली से चलती हैं, तो यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है मुखर्जी नगर। कभी ना कभी तो सुना होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। एक स्थान है मुखर्जी नगर दिल्ली में, जहां पर बहुत सारी कोचिंग्स हैं। उस स्थान में ना, एक उस स्थान के बाहर मैं और हमारे जो कंप्यूटर जी हैं, जो आपकी क्लास लाइव करते हैं, वो टहलने चले गए ऐसे ही। एक कोचिंग के बाहर हमने बोर्ड देखा कि इंग्लिश बोलना सीखे मात्र 5 मिनट में, इंग्लिश बोलना सीखे मात्र 5 मिनट में। तो मेरे दिमाग में यही आया कि संस्कृत से हिंदी बोलते समय, यानी संस्कृत से हिंदी तक आने में 2500 साल लग गए, ये हमारी हिंदी भाषा को मात्र 5 मिनट में परिवर्तन करने की गारंटी प्रदान कर रहा है। रोचकता हुई, मैंने हमारे कंप्यूटर जी को भेजा कि जाओ जरा 5 मिनट में इंग्लिश सीख कर आओ। अब ये गए उस कोचिंग में, और तुरंत 10-15 मिनट के बाद आए बाहर तो इंग्लिश बोलते हुए, फर्राटेदार इंग्लिश। मैंने कहा ये तो अजीब हो गया, ताज्जुब हो गया, भाषा सर हिंदी से इंग्लिश हो गई, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा मैं भी भाषा चेंज करूंगा। और जैसे ही मैं उस स्थान में गया ना, वो कोई कोचिंग नहीं था, वो था एक ठेका। क्या था? ठेका। और वहां पर उस ठेके के बाहर एक बोर्ड था, इंग्लिश बोलना सीखे मात्र 5 मिनट में। उसको पीने के बाद ना फिर इंसान हिंदी नहीं, फिर तो पता नहीं थ्रू आउट इंग्लिश बोलता है, एक शब्द की गलती नहीं होती बीच में। तो ऐसे भाषा परिवर्तन नहीं करनी, ठीक है ना, ऐसे भाषा का परिवर्तन नहीं करना होता। भाषा को बदलने के लिए समय लगता है, जो कि पर्याप्त समय है। 5 मिनट में अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो उसका तरीका केवल वही है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। ऐसे भाषा नहीं बदलनी होती। ठीक, चलिए। तो 5 मिनट में सर भाषा परिवर्तित नहीं हो सकती, समय लगता है भाषा को बदलने में। 2500 साल लग गए सर हमें। कितने लग गए? 2500 साल। अब देखिएगा यहां से अगर हम बात करें, इसके बाद फिर आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। जो भी हमने 18 बोलियां पढ़ी, जो भी हमने उपभाषाएं पढ़ी, वो फिर इसके बाद की कहानी, इसके बाद की। अभी तक पहले प्रमाण मिले हैं इसके 1000 ईस्वी में हिंदी के, ठीक है, 1000 ईस्वी में। इस मैप को जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आएगा आगे। आर्य जो थे यहाँ पर रहा करते थे, इस स्थान का नाम था ब्राह्यस्थान। और ब्राह्यस्थान पर, यहाँ पर इस जगह पर प्रलय आने लगी, भूकंप वगैरह आने लगे, तो इस स्थान को छोड़ने में भलाई समझी इन्होंने। तो यहाँ पर आए, कबीला 2 भागों में टूटा, केतुम में टूटा, सतम में टूटा, फिर धीरे धीरे और आगे बढ़े, 3 भागों में और टूटा। पहला वाला वापस से वहीं चला गया, दूसरा वाला पहाड़ों की तरफ बसा, उसे दर्द कहा। तीसरा वाला जो कबीला है वो ये वास्तव में भारत में आता है। 3 चीजें आई भारत में, आर्य आ गए, संस्कृत आ गई और गाय आ गई, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको कहा भारतीय आर्य कबीला। समय था 1500 ईसा पूर्व का, जब ये आ रहे थे, 1500 ईसा पूर्व का समय था। अच्छा, हमने क्यों कहा कि आर्य यहीं से आए थे? हमारी ऋग्वेद की भाषा जब हम पढ़ते हैं और इनका जो एक ग्रंथ है जैत अवस्था, इसकी भाषा पढ़ते हैं तो बिल्कुल समान लगती है। तो हमने कहा कि ये यहीं से आए हैं, कहीं और से नहीं आ सकते। पुराने वाले क्षेत्र में, पुराने वाले समय में इस पूरे हिस्से को भारतवर्ष के नाम से जानते थे, इसलिए लोगों का मानना है कि जो संस्कृत है वो भारत की ही देन है, अलग से नहीं आई है। लेकिन वर्तमान स्थिति में वो स्थान कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है, इसलिए ईरान पढ़ा जाता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा जरा, अब हम बात करते हैं, अब हिंदी का थोड़ा बहुत तो इतिहास हमें पता है कि कहाँ से आई है, कैसे आई है, कैसे कैसे सर इसके परिवर्तन हुए। वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है। अब देखो ये बाद का विषय है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है इसमें, कि अगर एक समुद्र है, ये मान के चलिएगा ये समुद्र है, समुद्र के साथ ये सूखी हुई जमीन है, ये सूखी हुई जमीन है। अगर आपको एकदम पानी से सूखी हुई जमीन पर आना है तो क्या डायरेक्ट आ सकते हो? क्या नहीं आ सकते सर। क्यों? क्योंकि बीच में एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर आधा तो पानी होगा और आधी मिट्टी होगी, यानी बीच का एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर ऐसी रेत होगी जहां पर थोड़ा थोड़ा बहुत पानी होगा, नमी वाली रेत होगी। एकदम पानी से सूखी जमीन पर नहीं आ सकते, बीच का कुछ ना कुछ क्षेत्र रहता है, जिसे दलदल टाइप का कह देते हैं हम, आधा पानी है आधी मिट्टी है। इसी तरीके से सर डायरेक्ट अपभ्रंश से हिंदी नहीं बन सकती। डायरेक्ट अपभ्रंश से हिंदी कैसे आ जाएगी? बीच में यहां पर कोई एक ऐसा क्षेत्र रहा होगा जहां पर आधे अपभ्रंश के गुण आ रहे होंगे, आधे हिंदी के गुण आ रहे होंगे। इस स्थान को कहा जाता है अवहट्ट। इस भाषा का एक नामकरण होता है अवहट्ट, जो कि आगे वाला विषय है, आगे हम पढ़ेंगे इसको।
पर इसका जो समय काल देखो, ये 500 से 1000 है ना, 900 हमने यहां से ले लिया, ये 1000 से आगे तक है 1100 हमने यहां से ले लिया। इसको सर अवहट्ट कहा गया। अवहट्ट कोई भाषा नहीं है अलग से, ये इसी का बीच का रूप है। फिर आप कहोगे कि सर तब तो यहाँ पर भी बीच में कुछ रहा होगा, रहा है लेकिन उतना इंपोर्टेंट नहीं है, हमें उतना इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा जरा, यानी सर ये जो हिंदी शब्द है ना, ये जो हिंदी शब्द है बड़ा ही खतरनाक शब्द है। कैसा शब्द है? बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खतरनाक शब्द है। इसमें बहुत कुछ हमें पढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है उसके बारे में जान लेते हैं कि जो अपनी आगे वाली क्लासेस चलेंगी ना वो किस तरीके से चलेंगी। देखिएगा जरा, कुछ टॉपिक दिए हैं आपकी सीईटी परीक्षा में जो कि हमें पढ़ने हैं, जैसे ये रहे। ध्यान से समझते हैं हर एक टॉपिक को कि उस हिंदी के अंतर्गत क्या कुछ पढ़ना है। सामान्य हिंदी में, सामान्य हिंदी से तात्पर्य यह है कि सर हिंदी के जितने भी सामान्य टॉपिक हो सकते हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, इस प्रकार के सवाल आते हैं, स्वर है, व्यंजन है, इस तरीके के सवाल आते हैं। सर संधि, संधि और संधि विच्छेद दोनों अलग अलग हैं, दोनों को एक मत समझना। जैसे देखिए, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि विद्या, बाबा आदम के जमाने में यह शब्द प्रयोग होता था, विद्या के साथ आलय का योग हम किया करते थे, तो एक शब्द बनता था विद्यालय। क्या बनता था? एक शब्द बनता था विद्यालय। क्या शब्द बनता था? विद्यालय। यहां पर देखने का प्रयास अगर हम करें ना, जरा ध्यान देना, यहां पर बड़ा आ है, यहां पर बड़ा आ है, इन दोनों का योग किया गया तो बड़े आ का प्रभाव यहां पर देखने को मिला, ध्यान पर। ठीक है ना, मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। ये जो वर्णों को जोड़ने की कला है इसी को क्या कहा जाता है? संधि। और ये जो शब्द बनकर आया है इसको अपने मूल शब्दों में तोड़ने की कला कहलाती है विच्छेद। क्या कहलाती है? विच्छेद। यानी वर्णों के योग को संधि कहते हैं, जिसके द्वारा हम नए शब्द बनाएंगे। वर्तमान में हिंदी में कितने शब्द हैं? लिख लो। देखिए, वर्तमान में हिंदी में 2,60,000 शब्द हैं, लगभग 2,60,000 शब्द हैं, 2,60,000 शब्द है। लेकिन हम एक बेसिक आइडिया पढ़ लेते हैं 2 लाख से ज्यादा शब्द, क्योंकि एग्जैक्ट शब्दों को गिनने तो कोई नहीं बैठा है, हम पढ़ लेते हैं 2 लाख से अधिक शब्द हैं। इन शब्दों की संख्या को बढ़ाने के 4 तरीके हैं। या तो वर्णों को जोड़कर, जैसे विद्या और आलय को जोड़ा विद्यालय शब्द बना, ऐसे शब्द बढ़ा सकते हैं। तो एक तरीका होता है सर शब्द बढ़ाने का संधि। तरीका क्या है जी? एक तरीका है सर संधि। संधि के द्वारा वर्णों को जोड़ते हुए नए नए शब्द बनाते हुए चले जाएंगे। एक तरीका है समास। जैसे मैंने यहां कहा राजा का पुत्र, इसको हटा देते हैं। मैंने कहा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो उससे कहा जाएगा राजपुत्र। राजपुत्र। सर एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, ये जो शब्दों को जोड़ने की कला है इसे समास कहा जाता है। क्या कहते हैं? शब्दों को जोड़ने की कला समास कहलाती है। सर शब्दों को जोड़कर भी नए शब्द बना सकते हैं, यानी सर समास के द्वारा भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। समास के द्वारा बहुत सारे शब्दों को जोड़ देंगे, जैसे राजा की पुत्री राजपुत्री कह दो, राजा की कुमारी राजकुमारी कह दो। इसके द्वारा भी सर नए नए शब्दों को जोड़ेंगे, बहुत सारे शब्द आ जाएंगे। 3 शब्दों को जोड़ दिया, राजपुत्र शब्द आ गया। शब्दों को जोड़ने की कला समास है, वर्णों को जोड़ने की कला संधि है। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। अब देखो, हमारे कंप्यूटर जी की शादी हुई है, अगर कंप्यूटर जी की हमारी की शादी हुई है ना, तो शादी के बाद ही कुछ दिन के बाद इनकी धर्मपत्नी का जन्मदिन आ गया, तो उन्होंने कहा कि हमें तो हार चाहिए भाई। क्या चाहिए? हमें तो हार चाहिए, कहीं से भी ला कर दो, कहीं से भी ला कर दो, हार चाहिए। जन्मदिन आया है, शादी के बाद पहला जन्मदिन, छोटी मोटी बात थोड़ी है। बेचारी शादी में बहुत खर्चा हुआ, कहाँ से ला कर दें हार? 9 लखा हार, वो एक गाना है ना, मुझे 9 लखा दिला दे, वही वाला हार। अच्छी बात है। अब देखो, इनके द्वारा हार नहीं दिया गया, तो इनकी धर्मपत्नी हमारी स्टूडेंट निकली और उन्होंने इसके आगे कुछ जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? कुछ ना कुछ तो जोड़ दिया। अब जैसे ही कुछ जोड़ा तो एक नया शब्द बना प्रहार। फिर तो इन पर इतने प्रहार हुए, इतने प्रहार हुए, क्या ही बताएं। प्रहार पर प्रहार, सारा काम मैं ही करूं क्या? सासू माँ के ताने भी मैं सहूं क्या? तुम्हारा भी ध्यान मैं रखूं, खाना भी मैं बनाऊं, झाड़ू भी मैं करूं, पोछा भी मैं करूं, और बाहर जॉब भी मैं करूं, ये भी मैं करूं, वो भी मैं करूं। इतने प्रहार पर प्रहार हुए कि क्या ही बताएं। अब देखो, चाहे प्रहार हो कुछ भी हो, हमें हमारा काम चल गया। ये जो आगे जोड़ा गया मूल शब्द ये रहा, इसके आगे कुछ जोड़कर नया शब्द बनाया गया। ये जो आगे जोड़ा गया है ना, इसे कहा जाता है उपसर्ग, जो कि इंपोर्टेंट टॉपिक है। आगे हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग कैसे होते हैं, संस्कृत में क्या है। इसके द्वारा देखो, इसके द्वारा भी नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं। हार में कुछ जोड़ा, प्रहार बन गया। यानी सर संधि के द्वारा नए शब्द बनाए जा सकते हैं।
शब्दों को जोड़ दें, समास के द्वारा नए शब्द बनाए जा सकते हैं। उपसर्ग यानी सर प्रारंभ में कुछ जोड़ दें, प्रारंभ में कुछ जोड़ दें, उसके द्वारा भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। एक और होता है, जैसे देखिए मैं प्यार से कंप्यूटर जी को कहता हूं सेठ जी। क्या कहता हूं? सेठ जी। इनकी धर्मपत्नी को क्या कहूंगा फिर मैं? इनकी धर्मपत्नी को कहूंगा सेठानी। क्या कहूंगा? सेठानी। अरे सेठानी जी क्या हाल चाल है, ऐसे बोलूंगा, ठीक है ना? अच्छी बात है। अब देखो इस मूल शब्द के अंत में कुछ जोड़ा गया, अंत में कुछ जोड़ा तो सर एक नया शब्द बन गया। इस अंत में जोड़ने वाले को कहते हैं प्रत्यय, यानी सर प्रत्यय के द्वारा भी नए शब्द बनाए जा सकते हैं। हिंदी में केवल 4 तरीके हैं शब्दों को बढ़ाने के। अभी 2,60,000 पढ़े हैं ना, 2 लाख से अधिक जो शब्द पढ़े हैं, 4 तरीकों से बढ़ सकते हैं, संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा। और कोई तरीका नहीं है शब्दों को बढ़ाने का, कोई और तरीका है ही नहीं शब्दों को बढ़ाने का हिंदी में। फिर तो ये है कि भाई विदेश की भाषा है, वहां से शब्द चुरा लो, फिर उन्हें कहेंगे विदेशी शब्द। लेकिन हिंदी के शब्द बनाने के 4 तरीके हैं, संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है। अच्छा जैसे देखिए सेठ जी हैं, सेठ की पत्नी को कहा गया सेठानी। डाकिया की पत्नी को क्या कहोगे? डाकिया की पत्नी को क्या कहोगे? डाकिया की पत्नी को क्या कहा जाएगा? जैसे सेठ की पत्नी हो गई सेठानी। मैंने एक बार यही गलती कर दी, हम थे बहुत छोटे से, हमें पता था कि सेठ की पत्नी अगर सेठानी है, पंडित की पत्नी पंडिताइन है, तो मैंने डाकिया की पत्नी को डाकनी कह दिया। क्या कह दिया? डाकनी। यकीन मानो इतनी लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि क्या ही बताएं, तलवारें खिंच गई। ठीक है ना? तो ऐसा मत करना, डाकिन मत कह देना वरना लड़ाई हो जाएगी। ठीक है? अगर कोई पोस्टमैन है, कोई डाकिया है, उसकी पत्नी को अगर आपने डाकिन कह दिया, पता नहीं क्या ही होगा। चलिए मत कहना, लड़ाइयां हो जाएंगी। ठीक है? हाँ 4 तरीके हैं। अब देखो ये जो 2 लाख शब्द है ना, इसमें से 85% जो शब्द है, 85% जो शब्द है वो है आपके हिंदी के। इसके हिंदी आगे भी पढ़ेंगे इसको, और भारतीय भाषाओं से मिलकर बने हैं। अभी के लिए बेसिक जानकारी जान लेना। 15% शब्द है सर हमारी हिंदी में विदेशी शब्द। जैसे हमारे देश पर ना कभी मुगल आए हैं, कभी फ्रांसीसी आए हैं, कभी अंग्रेज आए हैं, कभी पुर्तगाली आए हैं, उनकी भाषा की झलक देखने को मिलती है। इसी का परिणाम है 15% शब्द हिंदी में विदेश भाषा के हैं, तब जाकर 100% हुआ है। ठीक है ना? और सर्वाधिक विदेशी शब्द पूछे जाए तो फारसी भाषा के विदेशी शब्द हैं, फारसी भाषा के विदेशी शब्द सर्वाधिक विदेशी शब्द। मुगल काल की आधिकारिक भाषा, मुगलों का इतना प्रचार प्रसार था कि हमारी हिंदी में 15% शब्द आ गए। सर्वाधिक विदेशी शब्द फारसी के ही हैं हिंदी में। ठीक है? हाँ पुर्तगाली भी हैं, अंग्रेजी भी हैं, डच भी हैं, फ्रांसीसी भी कुछ शब्द है, कुछ जापानी भी हैं। अच्छा जी अब देखो आगे आओ, यानी तो संधि समासों का संज्ञा हमें पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है। सर्वनाम कितने प्रकार का है, कितने भेद होते हैं, कितने शब्द होते हैं, एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे, वादा है मेरा। सवाल अगर यहां से आया जो कि सिलेबस आपका दिया गया है, एक सवाल नहीं रहने वाला, सब सारे के सारे सवाल करोगे आप। विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, कारक पढ़ेंगे, अव्यय पढ़ेंगे। समास इंपोर्टेंट है क्योंकि नए शब्द बनाए जा सकते हैं। संधि इंपोर्टेंट है क्योंकि नए शब्द बनाने की काबिलियत रखती है। समास के भेद पढ़ेंगे, समासिक पदों की रचना व विग्रह पढ़ने वाले हैं। उपसर्ग इंपोर्टेंट है, नए शब्द बनाए जा सकते हैं, प्रत्यय के द्वारा भी नए शब्द। 4 टॉपिक हैं जिनसे नए शब्द बन सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और संधि। किसी भी परीक्षा की रीढ़ की हड्डी है ये 4 टॉपिक। उसके बाद सर विलोम शब्द पढ़ेंगे, पर्यायवाची पढ़ेंगे और अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे। कुछ और टॉपिक है, कुछ और टॉपिक है, यहां देखिएगा विराम चिन्ह पढ़ने वाले हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अर्धविराम चिन्ह किसे कहते हैं, उपविराम चिन्ह किसे कहते हैं, त्रुटि चिन्ह किसे कहते हैं, लाघव चिन्ह किसे कहते हैं, तुल्यता सूचक चिन्ह क्या है, ध्वनि और उसका वर्गीकरण। सर ध्वनि और वर्ण में अंतर क्या है, अक्षर कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं, वाक्य कैसे बनते हैं, भाषा की सबसे छोटी सबसे बड़ी मौखिक इकाई, इन सभी के ऊपर चर्चा होगी। पारिभाषिक शब्दावली पढ़ेंगे। पारिभाषिक यानी कुछ हमारी हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग भाषा के लिए सेपरेट प्रयोग होते हैं, उनको पढ़ेंगे। उसके साथ साथ शब्द शुद्धि पढ़ेंगे। अब जैसे देखिएगा एक शब्द लिखा जी मैंने पत्नी, इस पर बड़ी ई की मात्रा है, एक शब्द लिख दिया पत्नी जिस पर छोटी ई की मात्रा है। कौन सी वाली पत्नी सही है, ए ये है, बी ये है, सही बताओ। यहीं पर टेस्ट लेते हैं आपका छोटा सा। शब्द शुद्धि यानी मैंने 2 शब्द लिखे हैं, बताइएगा कौन सा सही है। एक पत्नी पर छोटी की मात्रा, एक पत्नी पर बड़ी की मात्रा। अब जैसे ही हमारे कंप्यूटर जी ने ये शब्द सुना ना, उनके कान खड़े हो गए। वो बोले कि सर पत्नी को लिखते समय ही डर लगता है, बड़ी ही जटिल संरचना है सर इसकी।
ठीक है ना, अच्छी बात है। अब जरा देखिएगा, इस पर छोटी की मात्रा, इस पर बड़ी की, इस पर छोटी की मात्रा का तर्क ये है कि क्या पत्नी कभी छोटे मोटे काम करती है? आपने पत्नी पर छोटी की मात्रा लगा तो दी, मैंने कहा चलो ठीक है जी लगा दी तो लगा दी। क्या पत्नी कभी छोटे मोटे काम करती है? पत्नी के काम होते हैं बड़े बड़े। कैसे काम होते हैं? बड़े। छोटे मोटे काम नहीं करती पत्नी। जैसे अभी प्रहार पर प्रहार हुए ना, हाँ, छोटे मोटे काम नहीं करती पत्नी। जब छोटे मोटे काम करेगी नहीं तो छोटी की मात्रा क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। बड़े बड़े काम करती है सर, बड़ी की मात्रा आती है। किसकी आती है? बड़ी ई की मात्रा आती है, याद रखिएगा। मुहावरे पढ़ेंगे, लोकोक्तियां पढ़ेंगे, राजभाषा हिंदी, संवैधानिक स्थिति, क्या क्या अनुच्छेद हैं, कैसे बनी हिंदी, कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, क्या क्या अनुच्छेद के अंतर्गत क्या क्या लिखा गया है हिंदी के लिए, सभी पढ़ेंगे। पत्र पढ़ने वाले हैं। पत्र यानी शासकीय पत्र किसे कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र किसे कहते हैं, ज्ञापन क्या है, परिपत्र क्या है, एक दूसरे डिपार्टमेंट से अगर बात करनी हो तो पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए, सब कुछ पढ़ेंगे। उसके प्रकार, कार्यालय पत्र के प्रारूप तथा विशेष संदर्भ में, इन सभी विषयों को पढ़ने वाले हैं। ये कंप्लीट सिलेबस हम पढ़ेंगे। अभी क्लास शुरू नहीं हुई है, क्लास शुरू होगी कल से। कल का टॉपिक क्या होगा? वर्णमाला। कल हम पढ़ेंगे वास्तव में वर्णमाला, पहला ही टॉपिक। तो मेरा वादा है, अभी तक अगर आपने किसी भी बुक से वर्णमाला पढ़ी है, कहीं से भी पढ़ी है, उस ज्ञान को थोड़ी देर के लिए, हालांकि ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं होता, उसको थोड़ी देर के लिए साइड रख कर आना। जो कुछ बता दिया जाए उसे ही सत्य मानिएगा। अब पहले मुझे आप अपने बारे में कुछ कुछ बताते चलिए, ठीक है ना। जैसे अगर मैं राजस्थान में आऊं तो सबसे अच्छा जिला कौन सा है राजस्थान का घूमने के लायक? ठीक है, अगर राजस्थान आया जाए तो सबसे अच्छा जिला कौन सा है? कौन बुलाना चाहेगा? हम और बलबीर सर आपके दोनों आएंगे। जोधपुर, जोधपुर तो कई बार आए हैं हम। देखिए यहाँ से स्मृति जी ने कहा है कि सर जयपुर आइए, जयपुर भी आएंगे, जरूर आएंगे। अच्छा, हनुमानगढ़ आएंगे। सर पूरा राजस्थान ही बहुत अच्छा है, जरूर आएंगे। पूरे राजस्थान को तो देखो समय चाहिए देखने के लिए, लेकिन सर कोटा आ जाओ सर। हाँ, कोटा तो लिस्ट में है। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा तो देखिए शायद अगले महीने आना हो, शायद अगले महीने। चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ आने का मन तो है। उदयपुर, हाँ उदयपुर भी आने का मन है। श्रीनाथ जी जाने का मन है। हाँ, जबलपुर, हाँ जी बिल्कुल आएंगे। कोटा भी आएंगे सर जी। मैं तो श्री गंगानगर में रहता हूँ, गर्मी देखने लायक है। अच्छा, गर्मी देखने, गंगानगर आज से 5 दिन पहले मैं था, श्री गंगानगर। वहां से होते हुए जोधपुर कुछ काम था तो जोधपुर गया मैं। जोधपुर नहीं, बीकानेर गया, सॉरी माफी चाहूंगा। वहां से बीकानेर गया। हाँ, ठीक है ना। बीकानेर में एक वो है जी आपका पान वाला, ठीक है, और बड़ा ही खूबसूरत पान है उसका। एक मंदिर है भगवान विष्णु का, वहां भी हम गए थे, उनका नाम शायद मैं अभी भूल रहा हूँ। बीकानेर में बहुत ही सुंदर मंदिर है। और उसी के थोड़ा सा आगे पीछे ना एक पान वाले की शॉप है, लगातार 2 शॉप है उनकी, और खतरनाक पान एकदम, ठीक है। चलिए, जोधपुर में आपकी रिश्तेदारी है क्या? हाँ जी बिल्कुल है, ठीक है ना। आवो कभी हवेली पर, जरूर आएंगे जी हवेली पर, ठीक है जी। ठीक है, स्मार्ट बना जी, कभी हवेली पर तो जरूर आएंगे, ठीक है। चलिए, देखिए अभी तक हम पढ़े नहीं हैं कुछ भी, पढ़ेंगे तो वास्तव में कल से। अभी तो केवल हिंदी का इतिहास हमने देखा है कि वास्तव में हिंदी का इतिहास है क्या। मेरा नाम क्या है? क्या नाम है मेरा? याद है कि भूल गए? नाम याद है कि भूल चुके? ठीक है, आज तो केवल मुझे आपके बारे में जानना है कि आप क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं। पढ़ेंगे तो वास्तव में कल से, बहुत अच्छी बात है। जितने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात, यानी आपको याद है। चलो, अब आपको थोड़ा बहुत तो याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब लगातार हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी। मुझे भी आपका नाम थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, आपकी और हमारी लगातार मुलाकात होती रहेगी। परेशान मत होइएगा, हिंदी में एक भी अंक कटने नहीं दिया जाएगा आपका, अगर आप बेशर्त जो जो होमवर्क दिया जाए उसको कंप्लीट करते रहे तो। मेरा वादा है, एक अंक नहीं कटने दिया जाएगा। एक भी सवाल आपको आपकी परीक्षा में ऐसा दिखाई नहीं देगा कि ये कहीं और से आया है क्या, कुछ नहीं आएगा किसी और से, कहीं नहीं आ सकता। सब कुछ पढ़ेंगे, आनंद के साथ पढ़ेंगे, और कल से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी सुचारू तरीके से। इसी समय पर आपकी और हमारी मुलाकात होगी। हाँ सर जी, आपको हम खुद पर बुलाने भी नहीं देंगे। हाँ नहीं जी, बिल्कुल जी, CDT कविता जी, चलिए हम नहीं भूलेंगे जी आपको, ठीक है। चलिए सर, आज जो पढ़ाया है नोट्स बनाए क्या? नोट्स कल से बनाना, नोट्स बनाना कल से। आज तो बस बेसिक था, हालांकि इसको भी हम पढ़ेंगे जब हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे ना, तो एक बार इसको फिर से पढ़ेंगे कि किस किस राज्य में बोली जाती है, क्या क्या है,
संस्कृत क्या है और कौन कौन से, जैसे ऋग्वेद भी हम पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे जो हमारी परीक्षा के लिए लिहाज से इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कई बार सवाल आ जाते हैं कि वैदिक संस्कृत के प्रमाण बताइए, समय क्या है। वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में आई, पाली में आई और प्राकृत में बदल गई, फिर अपभ्रंश में आ गई, फिर इसके बीच की स्थिति को अवहट्ठ हमने कहा। हिंदी कई कई बार आते हैं कि संस्कृत में कितने स्वर प्रयोग होते थे और पाली में कितने स्वर प्रयोग होते थे, प्राकृत भाषा में कितने स्वरों का प्रयोग होता था, अपभ्रंश में कितने स्वर प्रयोग होते थे, हिंदी में कितने स्वर आते थे, कितने व्यंजन आते थे, इस प्रकार के सवाल आते हैं। इन सभी को कल पढ़ेंगे, ठीक है, परेशान मत होइएगा, ठीक है। चलिए फिर हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और खिलखिलाते रहिएगा। कल मिलेंगे, कल आपकी और हमारी बात होगी। आपको दो काम करने हैं। पहला काम 150 से 200 पेज की एक नोटबुक खरीदनी है जो कि हमारी नोट्स के लिए काम आएगी, जो कि आप जो क्लास में नोट्स बनाओगे ना उसके लिए काम आएगी। हिंदी की एक अलग से नोटबुक लेना और 2 पेन, एक ब्लू एक कोई भी, जो भी आपकी मर्जी हो, चाहे ब्लैक चाहे रेड कोई भी हो, और 2 पेन जरूर लेकर रखिएगा। कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। नमस्कार, राधे राधे, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्ण।